हेलो गाइस, दिस इज मान्या शर्मा। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में कि आरबीआई कैसे एस्टेब्लिश हुआ, आरबीआई को एस्टेब्लिश करने के पीछे नीड क्या थी और आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या थे। तो आरबीआई का जो मेन फंक्शन था वो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, क्रेडिट को कंट्रोल करना, मतलब मार्केट में जो मनी फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना। अब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई मार्केट में जो मनी कंट्रोल हो रहा है, मनी का जो फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करती है। तो उसको वो कंट्रोल करती है पॉलिसी के थ्रू, और जो पॉलिसी बनती है उसको किस नाम से जानते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आरबीआई क्या करती है, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब कमर्शियल बैंक के थ्रू जो मार्केट में मनी का फ्लो होता है वो कम भी ना हो और मार्केट में उसका फ्लो ज़्यादा भी ना हो। बीच में इक्विलिब्रियम सेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो ये किसके थ्रू करती है? ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये करती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। कंट्री में जितने भी मॉनेटरी मैटर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये पॉलिसी बनाती है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट इनके रहते हैं, जैसे कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए, मनी को एक्सपेंशन करने के लिए, इनकरेज करने के लिए एक्सपोर्ट्स को, जितने भी इंटरनेशनल होते हैं, जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, निर्यात होते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, उनको इनकरेज करने के लिए पॉलिसी बनती है। अगर मान लो मार्केट में डिफिसिट आ गया है, मार्केट में मनी फ्लो हो रहा था और मनी फ्लो डिफिसिट हो गया है, कम हो गया है, तो उसको, या फिर ज़्यादा हो गया, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके घाटे को कम करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। एक्सटर्नल वैल्यू है जो रुपीस की, उसको स्टेबल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लिया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर है, जितने भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं जहां पर आरबीआई को लगता है कि इन सेक्टर्स को हमें क्रेडिट देना चाहिए, लोन प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, जहां उनको ग्रोथ दिखती है, तो उन प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बाय मंथली पॉलिसी होती है। मतलब ये हर 2-2 महीने में बनाई जाती है ये पॉलिसी। मतलब एक साल में 6 बार ये पॉलिसी बनती है। ये डायनेमिक नेचर की होती है। इसमें टाइम टू टाइम अल्ट्रेशन होते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है, उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। इसीलिए जो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि आरबीआई के थ्रू बनाई जाती है, इसीलिए वो 2-2 महीने में बनाई जाती है। मतलब बाय मंथली होती है, साल में 6 बार बनाई जाती है। अभी तक हमने ये जान लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्यों बनाई जाती है या किसके थ्रू बनाई जाती है। अब हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, क्यों ज़रूरत पड़ी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की, एक ऐसी पॉलिसी बनाने की जिससे इकोनॉमी क्या हो सके, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम सेट किया जा सके। तो हमें पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो क्यों होती है? क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके थ्रू बनती है? आरबीआई के थ्रू बनती है। तो ये जो क्रेडिट कंट्रोल होता है, जो मार्केट में जो मनी सप्लाई होता है वो कैसे होता है? अगर मान लीजिए मनी सप्लाई क्या हो गया, मार्केट में एक्सेस हो गया, एक्सेस मीन्स ज्यादा हो गया, अधिक हो गया। अगर मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस हो गया तो क्या होगा? हमारी मतलब आम जनता की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो शक्ति है, क्रय शक्ति है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, मतलब हमारी जेबों में क्या आ गया? हमारी जेब में पैसे ज्यादा आ गए। तो मनी ज़्यादा होने से हमारी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी ना, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो हमारी डिमांड भी क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आता है तो आप डिमांड ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? प्राइस उसके कम होने लगेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा? एक समय में डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि सप्लाई उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मार्केट में उस गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस क्या हो जाएगा? क्योंकि सप्लाई मार्केट में कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस उसकी क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी। और प्राइस के बढ़ने के कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन अराइज हो जाएगा, मतलब जो महंगाई है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया मनी सप्लाई जब एक्सेस होगा। इसके अपोजिट, ये मनी सप्लाई एक्सेस होना अच्छा नहीं है ना। इसके अपोजिट हम देखेंगे कि अगर कभी मार्केट में मनी सप्लाई डिफिसिट में चली गई, डिफिसिट मतलब अगर मार्केट में मनी का जो सप्लाई है वो कम हो गया, मनी का जो फ्लो है वो मार्केट में कम हो गया। फ्लो कम हो गया मार्केट में मतलब आम जनता के पास जेब में पैसा क्या हो गया, कम हो गया। सब पैसा किसके पास चला गया, बैंक्स के पास या गवर्नमेंट के पास चला गया। आपके जेब में है वो क्या हुआ, कम पैसा है आपके पास। तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास मनी ही नहीं रहेगा तो आप किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज नहीं कर सकते। आपकी परचेजिंग पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर जब डिक्रीज हो जाएगी, लोग जब कुछ खरीदेंगे ही नहीं, या खरीदारी कम कर देंगे, तो मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में किसी भी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से होगा क्या, डिमांड तो मार्केट में कम हो गई, पर जो सप्लाई है वो तो बनी हुई है, जो प्रोड्यूसर है वो तो उतना ही प्रोडक्शन कर रहा है। तो मार्केट में यहाँ पर सप्लाई तो बढ़ती जा रही है पर डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब यहाँ पर ये बताइए, अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि डिमांड तो बहुत कम है, सप्लाई ज़्यादा है। अब डिमांड कम होने के कारण यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस कम हो जाएगा उस गुड्स का। अब यहाँ पर जब प्राइस कम हो जाएगा मतलब प्रोड्यूसर को कम मिलेगा, उसके जो गुड्स बनाने का जो कॉस्ट है वो, उसको लागत है वो, उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कोई भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट कम रेट में क्यों बेचेगा, कम रेट में अपने प्रोडक्ट को वो नहीं बेचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब प्राइस नीचे गिर जाएगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, न ही इन्फ्लेशन बेस्ट है और न ही डिफ्लेशन, दोनों सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ये दोनों के बीच इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए, इक्वल सेट करने के लिए क्या करते हैं, मनी सप्लाई को या क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और मनी सप्लाई का भी क्या नहीं होना चाहिए, कमी, डिफिसिट भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए इकोनॉमी में क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है हमें मनी सप्लाई को। तो ये जो कंट्रोल होता है मनी सप्लाई का, वो किसके थ्रू होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है, जो कि आरबीआई बनाती है। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो कौन बनाती है, हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक बनाती है। सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई बनाती है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के थ्रू बनाई जाती है वो कौन बनाता है, वो बनाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। और इस गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, इस गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि जो सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है फॉर 4 ईयर्स के लिए। पर जो गवर्नर होता है वो किसके अंडर काम करता है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर अपना कार्य करता है। मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर वो अपना काम करेगा। भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होके आया है पर वो किस रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा, वो चलेगा आरबीआई एक्ट के थ्रू ही चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बना रही थी तो वो किसके अंडर होके बना रही थी, आरबीआई एक्ट के अंदर बना रही थी। यहाँ पर गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट बोली आरबीआई के जो गवर्नर है उसको किसने अपॉइंट किया है, हमने अपॉइंट किया है, बोली सेंट्रल गवर्नमेंट आके। तो हमने अपॉइंट किया है तो आप किसके थ्रू चलेंगे, हमारे थ्रू चलेंगे। पर जो आरबीआई का गवर्नर है वो क्या बोलता है कि नहीं, भले आपने मुझे अपॉइंट किया है पर मैं आरबीआई एक्ट के थ्रू ही काम करूंगा, क्योंकि मैं गवर्नर हूँ वो अंडर आरबीआई एक्ट के हूँ। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का जो गवर्नर है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, इन दोनों के बीच क्या हो गया, फ्रिक्शन अराइज हो गया, इन लोग के बीच क्लैश हो गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलती थी, हमने अपॉइंट किया है तो आप क्या करिए, आप हम जैसा बोल रहे हैं वैसे मॉनेटरी पॉलिसी को बनाइए। क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मार्केट में जो है मनी सप्लाई वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो ज़्यादा होना चाहिए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो उनकी परचेजिंग पावर क्या है,
बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी मार्केट में गुड्स और सर्विस का बढ़ जाएगा। ये चाहती है ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, जब ज़्यादा होगा फ्लो तो इससे क्या होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, आम जनता को। पर गवर्नमेंट यहाँ पर आरबीआई क्या बोलता है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, आरबीआई यहाँ पर बोलता है कि नहीं, मैं क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करूंगा। मतलब अगर मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल करने का काम मैं करूंगा, कंट्रोल करने का काम करूंगा। अब यहाँ पर दोनों के बीच क्या हो गया, फ्रिक्शन अराइज हो गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती थी कि आप हमारे थ्रू काम करो, आप मनी सप्लाई को बढ़ाओ, और गवर्नर क्या कहता था कि नहीं, मैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करूंगा, मैं उसको नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पर दोनों के बीच क्या हो गया, फ्रिक्शन अराइज हो गया। किसके बीच, गवर्नर और ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच फ्रिक्शन अराइज हो गया, क्लैश हो गया इनों के बीच। गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच जो फ्रिक्शन अराइज हुआ, उसके पीछे की स्टोरी लाइन ऐसी है, इन लोग के बीच क्लैश क्यों हुआ, उसके पीछे की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि इंडिया में इन्फ्लेशन और एक तरफ मंदी दोनों एक साथ आ गए ना, मतलब कि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया और डिफ्लेशन भी साथ में आ गया। तो दोनों चीजें क्योंकि एक साथ हो गई तो गवर्नमेंट क्या बोली, आप मंदी को दूर करने के लिए, आरबीआई से बोली कि आप मंदी को दूर करने के लिए लोन को सस्ते करो, आप अपनी जो पॉलिसी बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, उसको लिबरल बनाओ। पर यहाँ पर आरबीआई क्या बोली कि नहीं, मैं टाइट पॉलिसी बनाऊंगा, जो मेरी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको मैं टाइट बनाऊंगा, मैं लिबरल नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे क्रेडिट को कंट्रोल करना है, जो मार्केट में मनी का फ्लो हो रहा है उससे मुझे कंट्रोल करना है, अपनी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। अर्थात गवर्नमेंट क्या बोलने लगी कि आप पैसे को क्या करो, मार्केट में वो करते जाओ, मार्केट में पैसे को डालते जाओ। पर आरबीआई क्या बोल रही थी, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आरबीआई बोलती कि मैं क्या करूंगा, मनी को मार्केट से लूंगा, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर इस कारण से गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच क्लैश हो गया, क्योंकि दोनों क्या थे, दोनों अपोजिट सोच रख रहे थे ना, दोनों के जो स्टेटमेंट थे वो अपोजिट थे एक दूसरे के। क्योंकि आरबीआई बोलता था कि मैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता हूँ वो मैं टाइट बनाऊंगा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी क्योंकि हमने आपको अपॉइंट किया है तो आप हमारे हिसाब से चलिए और क्या करिए, क्योंकि अभी मार्केट में इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, मंदी आ गई है, तो आप क्या करिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं उसको आप लिबरल बनाइए, थोड़ा इजी बनाइए, है ना। यहाँ पर इसके कारण क्या हो गया, क्लैश अराइज हो गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोली कि ये गलत चीज है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का जो जिम्मा है वो किसी एक पर्सन पर छोड़ना सही नहीं होगा। मतलब आरबीआई का गवर्नर ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। इसलिए फिर ये डिसाइड किया गया कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब 2016 की जो मॉनेटरी पॉलिसी वहां से बनती आई है, 2015 तक तो आरबीआई ही बनाती थी, अब 2016 से ये डिसीजन लिया गया, 2015 से 16 के बीच, कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी कंट्री की, इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी, उसको आरबीआई का गवर्नर ही बस नहीं बनाएगा, ओनली आरबीआई गवर्नर इसको नहीं बनाएगा। इसको कौन बनाएगा, इसको बनाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी के थ्रू ये बनेगी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी कौन बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे भी कुछ इसमें क्या होंगे, बंदे होंगे, कुछ व्यक्ति पर्सन हमारे भी होंगे और कुछ आपके आरबीआई के भी मेंबर होंगे, दोनों के मेंबर साथ में बैठ के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएंगे। तो अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई नहीं बनाती, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाती है। यहाँ पर जब कमेटी बन रही थी तो इस कमेटी के लिए बोला गया था, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने का सुझाव दिया था उर्जित पटेल की कमेटी ने, कि कमेटी बनाओगे तो आप 5 मेंबर वाली मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बनाएंगे, जिसमें से 3 मेंबर रहेंगे आरबीआई के और 2 मेंबर रहेंगे गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सुझाव दिया कि नहीं, 7 मेंबर रहेंगे इस कमेटी में, 7 मेंबर की ये कमेटी बनेगी, जिसमें से 3 आरबीआई के मेंबर होंगे और 4 जो मेंबर होंगे वो हमारे होंगे, मतलब 4 मेंबर जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पर फिर क्लैश हो गया। तो यहाँ पर इस क्लैश को खत्म करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ, अंततः इस कंक्लूजन पे आए कि 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी, जिसमें 3 मेंबर होंगे आरबीआई के और 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बनेगी, जो मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ वो किस में हुआ, एज पर द सेक्शन
45ZB के अंदर हुआ। ये आरबीआई एक्ट के थ्रू पहले अमेंडमेंट हुआ 45ZB के अंदर, फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन स्टैब्लिश हो गई। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी अक्टूबर में, 3 और 4 अक्टूबर 2016 को पहली मॉनेटरी पॉलिसी बनी थी बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। क्योंकि आरबीआई ही हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी है इंडिया का, जो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी को क्या करता है, मॉनेटरी सप्लाई को या मनी सप्लाई को मेंटेन करने का काम करता है इकोनॉमी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो आरबीआई बनाती है वो रिलीज कैसे करती है, बाय मंथली करती है इस मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्री के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सुझाव दिया था वो किसने दिया था, उर्जित पटेल ने दिया था। क्यों इसके पहले आप लोग को पता होगा कि उर्जित पटेल के पहले हमारे जो आरबीआई है उसके गवर्नर कौन थे, उसके गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन। तो डॉक्टर रघुराम राजन के टाइम ये क्लैश अराइज हो चुका था। पर क्योंकि यहाँ पर देखना, हर गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, 4 ईयर का होता है। पर अगर आप देखेंगे तो रघुराम राजन जो गवर्नर थे हमारे, उनका कार्यकाल भी 4 साल का था, पर वो 4 साल से पहले ही अपने कार्यकाल को छोड़कर वहां से इस्तीफा देकर चले गए। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लैश जो था गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच वो पहले ही अराइज हो चुका था। क्योंकि गवर्नमेंट बोलती थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी को आप लिबरल बनाओ, और गवर्नर बोलता था कि नहीं, मैं लिबरल नहीं बना सकता, मैं टाइट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में सेट करना है। तो यहाँ पर ये क्लैश बहुत पहले अराइज हो चुका था। पर क्योंकि आरबीआई का जो गवर्नर रहता है वो क्या बोलता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि नहीं, आपको अपॉइंट तो हम ही करते हैं, भले आप आरबीआई एक्ट के थ्रू काम करिए, पर अपॉइंट हम कर रहे हैं आपको, तो आप हमारे थ्रू ही काम करेंगे। पर आरबीआई का जो गवर्नर रहता है वो किसी के दबाव में आके काम करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर इसीलिए रघुराम राजन ने अपना इस्तीफा दिया, और आगे और भी किसी कारणों से, और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद आगे चल के हमारे कौन बने नेक्स्ट, जो इनके बाद जो गवर्नर बने वो क्या कौन थे, इंडिया के आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने फिर इस कमेटी का सुझाव दिया। इनका कार्यकाल भी बहुत कम समय का था, क्योंकि उस समय भी जो क्लैश, जो फ्रिक्शन राइज हुआ था वो सॉल्व नहीं हुआ था ना। उस समय उन्होंने सुझाव दिया था, पर उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि 5 मेंबर वाली एमपीसी बननी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो 5 मेंबर की बननी चाहिए, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के होंगे और 2 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पर जो है क्लैश अराइज हो गया था, इसके कारण उन्होंने भी अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद अगले शशिकांत दास जी जो बने गवर्नर, उनकी अध्यक्षता में ही ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 2016 में सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी इस कमेटी के अंदर बनी। तो यहाँ पर जो अब आ गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब 3 मेंबर रहेंगे आरबीआई के और 3 मेंबर रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये 6 लोग ही मिलकर क्या बनाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कंट्री के लिए बनाएंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, तो इस कमेटी के जो 6 मेंबर हैं, उन हर 6 मेंबर का जो कार्यकाल रहेगा वो कितने साल का होगा, वो भी 4 साल का ही होगा। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कैसे बनाया जाता है ना, उसको बनाने के पीछे क्या कारण था, क्यों अब आरबीआई न बना के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको बनाती है, ये हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। थैंक यू सो मच।